साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है ये संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 4 में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दिया गया है, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है और भाग 2 में ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है ये भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था, ठीक है। जब संविधान बना था तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था, तो ये 7 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया, ठीक है। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के पास होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है, तो ये संसद के पास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में है, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय यानी इन सभी में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना अनिवार्य है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कम से कम 10 वर्ष का ये एडवोकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 65 वर्ष की आयु तक जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, यानी कदाचार और असमर्थता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि 65 वर्ष होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जो है जारी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनका कार्य कौन करेगा? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तब उनका कार्य जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उनका कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं। ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि संसद के पास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका कौन सा अधिकार है? तो देखिए उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदात्री बनाया गया है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है ये उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास होता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के पास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है,
केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त में दोनों में। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी इन दोनों में जो है ये जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय ये राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया जो थे ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? तो देखिए सर्वाधिक लंबी अवधि तक जो रहे थे वो थे वाई.बी. चंद्रचूड़ रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमल नारायण सिंह जो थे ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक आसीन रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फातिमा बीबी जो थी ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का जो संरक्षण है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद पर ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि कम से कम 10 वर्ष ये उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।